हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय मात्रक एवं मापन अर्थात यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 9 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन चीज़ों को समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग का सेकेंड टाइप सिखाया था, आज हम थर्ड और फोर्थ टाइप सीखेंगे कि भौतिक राशियों के मात्रकों को एक मात्रक पद्धति से कैसे हम दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे और किसी समीकरण में नियतांकों या चरों की विमाएं ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो इस स्लाइड से आप परिचित हैं। आज हम ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ टाइप को सीखेंगे। तो सबसे पहले है भौतिक राशियों के मात्रकों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना अर्थात कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला बता रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास जैसे हम एक मात्रक पद्धति की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक मात्रक पद्धति होगी, तो एक मात्रक पद्धति में जैसे 1 मीटर मैं कह रही हूँ, तो 1 मीटर में हमारे पास एक नंबर है 1, यानी कि उसका आंकिक मान है, ये n को दिखा रहा है। और u यानी यूनिट, तो वो मीटर थी तो वो यूनिट को दिखा रहा है। तो एक मात्रक पद्धति में भी एक ये होगा nu और दूसरी मात्रक मात्रक पद्धति में भी nu होगा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि n1 एक मात्रक पद्धति का आंकिक मान है, n2 दूसरी मात्रक पद्धति का मान है, उसकी कुछ यूनिट होगी जिसे हम विमीय रूप में लिखेंगे। मैंने आपको बताया है कि एक भौतिक राशि की जो विमा होती है उसको हम mlt के पदों में लिखते हैं और उनकी कुछ घातें होंगी a b c, और वो अभी हम देखेंगे कि a b c लेफ्ट में राइट में दोनों के दोनों सेम क्यों हैं, क्योंकि वो हम देखेंगे कि घातें हमेशा सेम होती हैं उनकी, जो भी विमाएं होती हैं एक ही भौतिक राशि की विमाएं, तो वो इसीलिए सेम है। तो हमने इस nu को ही लिखा है कि दोनों, क्योंकि एक मात्रक पद्धति का जो दूसरी मात्रक पद्धति की विमाएं होंगी वो सेम होंगी, तो हमने बस उसको इस रूप में लिख दिया कि दोनों की दोनों सेम होगी, तो इन दोनों को आप बराबर लिख सकते हैं। और इस चीज़ को अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो सीजीएस पद्धति में जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास एक मात्रक पद्धति हो गई। और विमीय विधि से इसका मान हमें ज्ञात करना है दूसरी मात्रक पद्धति यानी कि एमकेएस में, अर्थात किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ज्ञात कीजिए। अब सीजीएस आपको याद होगी कि क्या थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस क्या थी, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो आपको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है इस जल के घनत्व को। अब आप यहाँ पे देखिए 1 है, तो यानी कि ये वाले में आपके पास n1 दिया है क्योंकि कुछ आंकिक मान है, ये पूरा का पूरा मात्रक है, इसके साथ जो है ये आंकिक मान है, और ये जो mlt है ये हमें ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से मिल जाएगा। अब आप देखिए इसे जब हम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, इसमें जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका मतलब ये चीज़ होगी, लेकिन हमारे पास n2 नहीं होगा। जैसे मैं अगर आपको कहूँ 1 मीटर से आप सेंटीमीटर में उसे चेंज करिए, तो आप जल्दी से बता देंगे 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपने क्या किया, 1 मीटर से आपका 100 सेंटीमीटर, यानी n1 तो 1 था और सेंटीमीटर में बदलने पर वो n2 जो था वो 100 हो गया। तो ऐसे n1 से कुछ n2 आता है। बाकी आपके पास ये आपको पता रहता है कि मीटर से आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो यही हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये n2 कितना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से ढूंढेंगे। तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से ही करेंगे। तो हमें ये करना है कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से आपको एमकेएस पद्धति में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में इसे चेंज करना है। तो हमने सबसे पहले तो यही वाला फॉर्मूला उतारना है और इससे ही आगे मूव करना है। तो हमें यहाँ पे n1 की वैल्यू पता है कि ये 1 है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब वैसे केवल ये दिखाने के लिए लिखा गया है कि वो सीजीएस पद्धति में, बाकी n1 की वैल्यू केवल 1 है, n2 की वैल्यू हमें निकालनी है। वो मैंने आपको समझाया कि क्यों। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि क्योंकि हम mlt लिख रहे हैं, तो mlt में जो मैंने घातें बताई थी, वहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें मात्रकों की घातें नहीं लिखनी है, हमें विमाओं की घातें लिखनी है, क्योंकि mlt से आप विमाएं प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से इसकी घनत्व की विमा लिखेंगे तो क्या आएगी, ग्राम या किलोग्राम अगर आप देखें तो वो द्रव्यमान है, तो उसके लिए आप m लिखेंगे। और ये जो नीचे हर में लिखा होगा ये l होगा, l की घात 3, तो उसे अब जब अंश में लेकर आएंगे तो l की घात -3 होगी। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जब आप mlt में abc लिखेंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा। वहाँ पे हम गलती ये करते हैं कि हम 3 लिख देते हैं, जबकि हमें उसे अंश में लेकर आने के बाद लिखना होता है। तो ये चीज़ वहाँ के लिए है। अब सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है, अब हम क्या करेंगे, n2 को यहीं रखेंगे। पहले ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इनको इधर साइड लेकर आ जाएंगे। तो हमने इन साइड इनको इधर साइड लेकर आ गए।
तो अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर N2 यहीं रहा, तो हमने उसे सीधा करके लिखा है, बस उसे लेफ्ट साइड में लिख दिया। तो ये जो M1 था इसके नीचे M2 आ जाएगा, दोनों की घातें सेम होगी, इसकी घात भी तो A लिख दिया। ऐसे ही L1 के नीचे L2 आ जाएगा, उनकी घातें सेम है इसलिए बाहर लगा दी। T1 की जगह T1 के नीचे T2 आ जाएगा और उसकी घात हमने C लगा दी। अब हमने N2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने N2 के बराबर में सारी चीज़ें लेकर चले गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें N1 की वैल्यू पता है और जितनी वैल्यूज़ पता है हम वो लिखेंगे। जैसे M भी हमें पता है, M ग्राम में है और यहाँ पे किलोग्राम में है, क्योंकि हमें किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज करना है। L क्या है, जो लंबाई को बताएगा, तो वो सेंटीमीटर में है, वहाँ पे हमारे पास मीटर में है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप उल्टा से उल्टा नहीं करेंगे, यानी कि जैसे ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ ग्राम लिख दिया और यहाँ पे आपने मीटर लिख दिया ऊपर, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे टी नहीं है, समय पे घनत्व डिपेंड नहीं करता है, तो आप इस वाले को टर्म को छोड़ देंगे, T1/T2 वाले को। तो अब हम लिखेंगे इसके मानों को। अब हमने क्या किया, हमने N1 की जगह 1 लिख दिया और वो सारी की सारी चीज़ें लिख दी जो मैंने आपको बताई। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम या किलोग्राम को आप चेंज कर सकते हैं ग्राम में, वैसे तो ग्राम को भी कर सकते हैं, पर मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। हमें 1 किलोग्राम पता होता है, जनरली हम पूछे तो 1000 ग्राम, तो वो इसकी जगह लिख सकते हैं। ऐसे ही मीटर की जगह सेंटीमीटर में उसे चेंज करके लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया। 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम और 1 मीटर की जगह आपने 100 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राम को, क्योंकि यहाँ पे ग्राम जो है वो अंश में है, यहाँ पे हर में, दोनों के दोनों सेम है, तो ऊपर नीचे हम उसे काट काट देंगे और ऐसे ही यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर को ऊपर नीचे कट कर देंगे। तो हमने अगले स्टेप में वो कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे पूरे के पूरे को सॉल्व करेंगे। देखिए 1/100 है, ये -3 है, तो ये अभी इससे गुणा नहीं हो सकती, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए या तो आप कैसे कर सकते हैं कि 100 को ऊपर लिख दें, तो ये -3 अपने आप ही प्लस हो जाता है। या आप इसको प्लस करने के लिए किसी चीज़ को भी मतलब घात को प्लस करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि ये अभी ऊपर ऊपर है तो ये माइनस में है, अब इसे हम 1 के नीचे लिख देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए इस 1 के नीचे एक और 1 होगा, तो आप सबसे नीचे जो आपका होता है उसको आप सबसे ऊपर लिखते हैं। मतलब एक पूरे जो मेन बटा होता है उसके ऊपर भी 2 भिन्न होती है, वो 1/1 है, ये वाला। मतलब इसके जो ऊपर होगा 1/1 और ये 1/100 ये है, तो ये एक अंश है, ये हर है। तो जो सबसे नीचे है वो 100 है, वो सबसे ऊपर चल जाएगा। तो ये 100 आ जाएगा ऊपर अपनी घात के साथ, 3 के साथ, और उसके नीचे 1 बच जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सेम ही आ जाएगा। तो हम ये करेंगे आगे वाले उसमें। अब हम इसे काट देंगे, जो भी चीज़ें कट रही होंगी कि 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास N2 की वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो अब N2 हमारे पास 1000 आ गया, अब हमने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज, और इसकी जो N2 थी वो हमारे पास 1000 आ गया। तो ये इस तरीके से आपको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। गुरुत्वीय त्वरण g का मान जनरली 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये आपको दिया है। इसे आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। देखिए किलोमीटर मीटर की जगह है, यानी कि दूरी का ही मात्रक होता है, और सेकंड की जगह मिनट में, यानी कि वो समय का मात्रक होता है, तो इसमें आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या था कि हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम सबसे पहले वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे N1 है तो N2 निकालना है हमें, तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया, N2 निकालना है, बाकी सब को हमने N1 मतलब उस साइड भेज दिया, यानी कि इसको सीधा करके लिख दिया। बाकी आपके पास ये चीज़ दे रखी है, N2 आपको निकालना है। तो अब इसके लिए हमने क्या-क्या किया, हमें जो-जो मान पता है हमने वो लिख दिए यहाँ पे। हमें N1 का मान पता था, हमने वो लिख दिया। M1 की जगह आप क्या लिखेंगे, मीटर, और M2 की जगह यहाँ पे लिखेंगे बटे में किलोमीटर। घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1 हो जाएगी, क्योंकि मीटर की घात इधर भी 1 है, मतलब दूरी के दोनों मात्रकों की घात 1-1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड और मिनट की घात 2 हो जाएगी, बस यहाँ पे ये +2 है। हाँ, यहाँ पे -2 हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि वो बटे के ऊपर आ जाएगा, तो ये ठीक है, ये -2 हो जाएगी। ठीक है, बस आपने इतना करना है। अब आप किलोमीटर से लिखेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, आप मीटर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल होता है कि जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर आप मीटर को चेंज करना चाहते हैं तो आप भाग करेंगे 1000 से। तो अच्छा होता है कि ये हमें याद ही होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हम वो लिख देते हैं।
ऐसे ही 1 मिनट में कितने सेकंड? सोचिए थोड़ा। 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होंगे, तो वो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जो-जो चीज़ें मीटर से मीटर कटेगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अब हम इस -2 को प्लस में लिखेंगे, तो ऐसे ही 60 को ऊपर लिख देंगे। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा N2 35.3 के करीब। जब आप इतना लिख देंगे, तो हमने अब N2 की वैल्यू निकाल ली, यानी कि हमने G का मान इसमें निकाल दिया, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, तो वो आपके पास इतना आ गया। इस तरीके से आपको बस एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मतलब मात्रकों को चेंज करना है। अब हम अपना जो 4th टाइप है वो सीखते हैं कि किसी समीकरण में नियतांकों या चरों की विमाएं कैसे ज्ञात की जा सकती है। टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स इन अ गिवन इक्वेशन। तो ये सीखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। वैसे ये जो सीखते हैं हम, ये मैंने आपको बताया हुआ था कि ये सिद्धांत बहुत काम का है, विमाओं की समघातता के सिद्धांत का उपयोग करके। जरा वीडियो को पॉज कीजिए और याद कीजिए कि क्या था ये पहले। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को, कि कैसे ये इसके आधार पर सॉल्व होगा। किसी कण की दूरी x समय t पर सूत्र x बराबर सी टी प्लस डी टी स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है। तो कोई कण है, वो जितनी दूरी तय करता है किसी समय t पर, वो आप इस तरीके से इस सूत्र से बताते हैं। c और d जहाँ पे हमारे पास नियतांक है, t समय है, x दूरी है, ये उन्होंने बता दिया। तो x का मान मीटर में है, t का मान सेकंड में है, हमें c व d के मात्रक ज्ञात करना है। तो ये हम ज्ञात करना सीखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि विमाओं की समघातता के सिद्धांत का उपयोग हम करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या था। तो हम जैसे हमें पता है कि विमाओं की समघातता का सिद्धांत ये कहता है कि हर एक पद की विमा जो जोड़े जा रहे हों, घटाए जा रहे हों, सेम होगी। तो जो x की विमा है, क्योंकि हमें x पता है कि जो वो दूरी है, x की विमा अगर l होती है, तो ct की भी वही होगी, dt स्क्वायर की भी वही होगी, क्योंकि ये सब जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो उससे घटाए जाएंगे, यानी कि सबकी विमाएं जो होंगी वो सेम होगी, l ही होगी। इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हम लिखेंगे कि ct की विमा भी l ही होगी, dt स्क्वायर की विमा भी l होगी। तो हम इससे यूज़ करेंगे कि t को हम नीचे लेकर आ गए, तो t की विमा कैपिटल T लिखेंगे l के नीचे। अब इस t को जब हम हर अंश में लेकर जाएंगे, तो वो LT -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब c की विमा ये आ गई। अब इससे हम इसका मात्रक भी बता सकते हैं वैसे। जैसे L होता है, L को हम दिखाते हैं मीटर से, है ना? क्योंकि मीटर को जो दूरी का मात्रक मीटर होता है जनरली, हम उसको लिखते हैं उस पे। मीटर m के इस पद्धति में बता रही हूँ, तो हम उसे मीटर लिखते हैं, t के लिए सेकंड लिखेंगे। और ये प्रति इसलिए लिखा है क्योंकि ये -1 जब नीचे जाएगा तो वो बटे में जाएगा। ऐसे ही हम dt स्क्वायर की विमा भी लिख सकते हैं। dt स्क्वायर की विमा में हमने L लिखा, इस t स्क्वायर को हमने जब हर में लेकर गए, तो ये इस तरीके से हो गया कि हमने विमा के टर्म्स में लिख दिया। अब इस टी स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे, तो टी की घात -2। ऐसे ही इसे अगर हम एम के इस पद्धति में देखें, तो इस डी का जो मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा मीटर, और टी -2 हो जाएगा प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमने वो जो सी और डी अचर थे, यानी कि जो भी नियतांक थे, उनके मान हमने ज्ञात कर लिए। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरीके से भौतिक राशियों के मात्रकों को एक मात्रक पद्धति से हम दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको कहा कि आप बस इस NU को याद रखें, नंबर ऑफ यूनिट्स को, कि एक मात्रक पद्धति में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, उसका आंकिक मान, और यूनिट क्या है, तो हम उसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि दोनों में, क्योंकि भौतिक राशियों के विमाएं सेम होंगी, तो हमने ये लिख दिया बस। बाकी N1 N2 अलग-अलग होंगे, इसलिए एक को N1 लिखा, एक को N2 लिखा। तो इसी के आधार पर आपके लिए एक ये क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। अब ये न्यूटन और डाइन क्या होता है? ये होता है हमारे पास बल का m के इस पद्धति में मात्रक। अब जैसे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान से आपके पास किलोग्राम आएगा, त्वरण से आपके पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका बल का मात्रक होता है। तो उसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं, ये बस आपको ध्यान रखना है। और डाइन यानी कि जब आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को सीजीएस पद्धति में लिखते हैं, यानी कि ग्राम ग्राम लिखेंगे, किलोग्राम की जगह, मीटर की जगह लिखेंगे सेंटीमीटर, और प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसमें आपको चेंज करना है। सेम प्रोसीजर के साथ इसके द्वारा आपको चेंज करना है, ठीक है? और हमने आज एक और चीज़ सीखी कि किसी समीकरण में नियतांकों या चरों की विमाएं आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई कि वो विमाओं की समघातता के सिद्धांत पर आधारित है, और ये एक क्वेश्चन आपके लिए है। फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो
आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा। जैसे किसी गैस का दाब हमारे पास है, तो किसी गैस का दाब P है, आयतन V है और ताप T है, तो वॉन डर वाल्स समीकरण से निम्न संबंध होता है। ये जो इन तीनों में एक संबंध होता है, वॉन डर वाल्स समीकरण आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी और आगे फिजिक्स में भी हो सकता है पढ़ें। तो ये एक संबंध होता है उनमें। तो इस संबंध के आधार पर आपको क्या-क्या बताना है, ये A और B जो इसमें नियतांक है, आपको उनकी विमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक है? सेम चीज़ है, बस मैं थोड़ा-सा हिंट यहाँ पे ये दे देती हूँ क्योंकि ये आपको हो सकता है लगे थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए यहाँ पे P और ये जो पूरा A/V² है, ये दोनों के दोनों जोड़े जा रहे हैं। तो P की विमा जो दाब है और A/V² की विमा सेम होगी। V आयतन है। ऐसे ही ये दोनों घटाए जा रहे हैं तो V और B जो एक B जो अचर है, उन दोनों की विमाएँ सेम होंगी। बस ये याद रखना है। तो यानी कि P की विमा बराबर A/V² की विमा से आपके पास A निकल जाएगा और V की विमा बराबर B की विमा होगी तो वहाँ से आपके पास B निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास दोनों की विमाएँ निकल जाएँगी। ठीक है? तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगली वीडियो में हम सारांश यानी इस पूरे चैप्टर में हमने जो-जो चीज़ें पढ़ी हैं, उनको देखेंगे। हम विस्तृत रूप में तो नहीं बट थोड़ा-थोड़ा देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमने समझी है। संक्षेप में उसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।